नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई 2024 को एक फैसला है, एक डिसीजन आया है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 143A के ऊपर इंटरप्रिटेशन निकाला है और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति है वो एज एन अथॉराइज्ड सिग्नेचरी है, वो एक लीगल एंटिटी नहीं बन जाता है। कोई भी अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई अथॉराइज्ड सिग्नेटरी है, वो चेक को साइन करता है, तो वो एक लीगल एंटिटी नहीं बन जाता है और उससे आप इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक जो इंडिविजुअल्स हैं जो एक अथॉराइज्ड सिग्नेटरी हैं और लीगल एंटिटीज हैं, इनमें एक फर्क होता है, क्योंकि अथॉराइज्ड सिग्नेचरीज जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, लेकिन वो उनको जो कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है वो नहीं मिलती है। और सेक्शन 143A के बारे में बताया कि जो सेक्शन 143A का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था कि जो 143 है वो सिर्फ ड्रॉअर के ऊपर जो है वो टारगेट करता है और जो इंडिविजुअल और जो कंपनी हो उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो अथॉराइज्ड सिग्नेचरीज के ऊपर नहीं आती हैं। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिलेगा। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और CRPC के कुछ जो प्रोविजंस हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो प्रोविजंस हैं 141, 143A, 148 के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। थोड़ा सा ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि जो अपीलेंट हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन जहां पर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो ड्रार होता है चेक का और जो अथॉराइज्ड सिग्नेचरी है उनमें दोनों में फ़र्क है। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स थे उनके फेवर में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और अपीलेंट्स ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ठीक ठहराया था और अपील को खारिज कर दिया था। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। और देखिए, ये एक अपील थी, वो जजमेंट एंड ऑर्डर था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो कि 8/3/2023 को आया था और 29/3/2023 को आया था, क्रिमिनल अपील नंबर 100, जिसमें हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी क्रिमिनल एप्लीकेशन जो रिस्पोंडेंट्स द्वारा फाइल की गई थी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर था जिसमें इंटरिम पेमेंट देने को कहा था सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, जो कि रिस्पोंडेंट को पेमेंट करनी थी। जो रिस्पोंडेंट डायरेक्टर थे कंपनी के और उसमें मीन्स हाई कोर्ट से रिस्पोंडेंट्स को रिलीफ था वो मिल गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को कहा था कि वो आप वो इंटरिम कॉम्पनसेशन है वो पे करें। क्या एप्लीकेशन थी वो अपीलेंट ने लगाई थी 143A की। और अब फैक्ट्स क्या थे, अपीलेंट की एक कंपनी थी, उन्होंने कई एग्रीमेंट्स किए थे और सेल ऑर्डर्स किए थे। एक कंपनी थी जिसे आगे केन हेयर एंड आफ्टर कहा गया है, इस 100 नंबर की कंपनी थी, उसे केन माननीय कोर्ट ने कहा है और शॉर्ट फॉर्म में। और सितंबर 2016 से जून 2017 के बीच में कई एग्रीमेंट हुए थे और एग्रीमेंट और सेल ऑर्डर्स के दौरान अपीलेंट्स ने एडवांस पेमेंट की थी 63 करोड़ और 40 लाख, 63 करोड़ 40 लाख की पेमेंट की थी कि जो शुगर है केन द्वारा सप्लाई की जाएगी। लेकिन जो केन ने जो ऑर्डर क्वांटिटी और शुगर थी वो सप्लाई नहीं कर पाई और अपने जो ऑब्लिगेशंस थे वो नहीं कर पाई। और केन ने जो है वो कहा कि वो रिफंड कर देंगे जो अमाउंट जो लिया गया था। और पार्ट डिस्चार्ज हुई थी लायबिलिटी की, मीन्स 1 करोड़ रुपया था वो रिफंड किया था केन द्वारा 30 जनवरी 2018 में। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 ने 2 चेक्स भी इशू किए थे जो कि अथॉराइज्ड सिग्नेटरी हैं और 30/3/2020 को इन द फेवर ऑफ अपीलेंट, जो कि एक 45 करोड़ का था और एक 6 करोड़ 64 लाख का, 6 करोड़ 64 लाख
1300 का था, जिसके टोटल अमाउंट बनती थी 61 करोड़ 51 करोड़ 64,41,300 की। ये पेमेंट बनती थी दोनों चेक्स की। लेकिन जो दोनों सिग्नेचरी जो दोनों चेक्स थे वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने किए थे साइन। दोनों चेक्स थे वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने किए थे, जो कि चेयरमैन थे केन के। और ये चेक्स थे वो बैंक 2 में प्रेजेंट किए गए, लेकिन डिसऑनर्ड हो गए। कहा कि फंड्स की जो इनसफिशिएंसी है, मींस फंड्स नहीं है उस अकाउंट में। और रिटर्न मेमो हुआ 2 जून 2020 को। अपीलेंट ने नोटिस इशू कर दिया 18 ये जून 2020 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 और से लेकर रिस्पोंडेंट नंबर 3 को, कि आपके जो चेक्स हैं वो डिसऑनर हो गए हैं, और डिमांड किया कि पेमेंट ऑफ ड्यूज दिए जाए। नोटिस भी था वो सर्व हुआ 30 जून 2020 को। अब लेकिन जो पेमेंट जब नहीं मिली तो अपीलेंट्स ने आगे कंप्लेंट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट फर्स्ट क्लास कोल्हापुर में समरी केस नंबर 100 रजिस्टर्ड कराई। और उसमें जब रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 तक उन्होंने वो उनको अक्यूज्ड बनाया। और फिर अब यहाँ पर जो केन कंपनी थी उन्होंने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई में अपनी मींस उन्होंने अपने आप को एडमिट करवाया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 थे जो उन्होंने अपनी मींस पेशी दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और एप्लीकेशन भी साथ में मूव की 258 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। पहले अब 258 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। 258 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सीआरपीसी, अब ये सीआरपीसी के जो प्रोविजन हट गए हैं, लेकिन जो नंबरिंग जो है वो अलग बदल गई है, लेकिन मेन प्रोविजन वही रहेंगे क्योंकि ये पुराने केस थे। जुलाई 2024 के बाद पहले के हैं ये। और यहाँ पर 258 सीआरपीसी कहता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। जो भी समन केस अगर इशू होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जब जो कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, वो प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे बिना प्रोनाउंस किए जजमेंट को। तो ये सेक्शन 258 कहता है। तो इसलिए उन्होंने भी 258 के तहत अपनी एक एप्लीकेशन में की कि आप प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए कि, और क्योंकि मॉरेटोरियम जो है वो चालू है उनके अगेंस्ट मींस कंपनी के अगेंस्ट में। और 20/5/2021 को मींस 20 मई 2021 को ऑर्डर इम्पोज हो गया मॉरेटोरियम का, और पास हो गया उनके अगेंस्ट में सेक्शन 14 इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 थे वो फिर आए मींस केन के साथ। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, एक और अनदर एप्लीकेशन थी 258 सीआरपीसी में मूव की और कहा कि अब प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जो एप्लीकेशन थी वो पार्शियली अलाउ कर दी और कहा कि कंप्लेंट जो है वो प्रोसीड सिर्फ केन के अगेंस्ट नहीं मूव कर की जा सकती, क्योंकि सेक्शन 14 आईबीसी के तहत जब तक जब ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम जो है वो ऑपरेटिव रहेगा, लेकिन कंप्लेंट जो है वो ऑर्डिनरी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है उनके अगेंस्ट में चलेगी। और मजिस्ट्रेट ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कीम है सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी की, प्रोसीडिंग्स जो ऑफेंसेस थे वो विदहेल्ड कर दिए गए थे बाय ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम। सिर्फ कॉर्पोरेट डेप्टर्स के ऊपर ही ये लागू होगा। नेचुरल पर्सन जिनको अक्यूज्ड बनाया गया है, रिस्पोंडेंट्स बनाया गया है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे अक्यूज्ड कंपनी के, फॉर द अक्यूज्ड कंपनी मींस सॉरी यहाँ पर वर्ड्स जो है रिस्पोंडेंट्स यूज किया जाएगा, मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उनको अक्यूज नहीं कहा जाएगा, रिस्पोंडेंट्स ही कहा जाएगा। तो चूंकि अब अपील थी, अपीलेंट ने एप्लीकेशन थी वो फाइल की सेक्शन 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3 थे उन्होंने इंटरिम कॉम्पनसेशन थी वो मांगी रिस्पोंडेंट से, मींस अपीलेंट ने एक और एप्लीकेशन मूव की 143A के तहत, क्योंकि अब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनके अगेंस्ट में, और कहा कि जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू है तब तक इंटरिम कॉम्पनसेशन 143A के तहत दी जाए। 143A क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अगर देखेंगे 1881 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें 143A सेक्शन अमेंड किया गया है
जिसमें है पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पोजिशन। ये कहा गया है कि कुछ भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हो और जब भी ऑफेंस ट्राई किए जा रहे हो सेक्शन 138 के तहत, मीन्स तो जो कोर्ट जो है वो ड्रॉअर ऑफ द चेक, जिसने चेक बनाया है, उसको ऑर्डर दे सकती है कि वो आप इंटरिम कॉम्पोजिशन है वो दें। तो ये सेक्शन 143A के तहत एक एप्लीकेशन भी मूव की थी अपीलेंट ने। और उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर था आया 27 अप्रैल 2022 को, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने डायरेक्शंस दी रिस्पोंडेंट को कि 4% जो है टोटल चेक अमाउंट का वो अदा कर दें 60 दिन के अंदर। अब रिस्पोंडेंट ने जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा 26 जुलाई 2022 को, कि वो ताकि वो इंटरिम कॉम्पोजिशन पे कर सकें। अब यहाँ पर अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन थी एक और मूव की 421 CRPC रीड विद सेक्शन 143A सब पार्ट 5। 143A क्या कहते हैं? सेक्शन 421 जो होता है वारंट फॉर द लेवी ऑफ फाइन है, ये कहा जाता है। 143A जो सब पार्ट 5 है वो ये कहता है, ये 5 ये कहता है कि जो इंटरिम कॉम्पोजिशन जो है वो पेबल अंडर सेक्शन में बी रिकवर्ड एज इट इफ इट वर ए फाइन अंडर सेक्शन 421 ऑफ द CRPC। तो दोनों की क्लबिंग करके एक एप्लीकेशन थी वो मूव की। अब रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर रिस्पांस फाइल किया और अभी भी वो पेंडिंग है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 ने एक क्रिमिनल एप्लीकेशन थी वो फाइल की हाई कोर्ट में। उसमें चैलेंज किया इंटरिम कॉम्पोजिशन जो मींस ऑर्डर दिया गया था 27 अप्रैल 2022 को, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने दिया था। हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर से ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, 23 सितंबर 2022 के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर पेंडेंसी थी एप्लीकेशन की। हाई कोर्ट में अपनी जो बैच ऑफ रिट पिटीशंस और क्रिमिनल एप्लीकेशन जो डील करती थी सेम इशू पे, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डिस्कस किया यहाँ पे कि क्या जो सिग्नेटरी ऑफ चेक है, जो मीन सिग्नेटरी ऑफ चेक जिसने चेक पर साइन किया है, जिसे अथोराइज्ड किया हो कंपनी ने, वो ड्रॉर है, और क्या सिग्नेटरी जो है वो उसको डायरेक्शन दी जा सकती है कि कॉम्पोजिशन पे करे सेक्शन 143A के तहत। तो ये था क्वेश्चन ऑफ लॉ कि क्या जो सिग्नेटरी ऑफ चेक है, जिसने चेक साइन किया है, जिसे ऑथराइज किया कंपनी ने, क्या वो ड्रॉर है? ड्रॉर जो है लीगल एंटिटी होती है यहाँ पर, तो ये बताया क्या वो ड्रॉर है, और क्या सिग्नेटरी जो है उसको डायरेक्शन दी जा सकती है कि इंटरिम कॉम्पोजिशन दी जाए सेक्शन 143A के तहत। तो अब कोर्ट ने अपनी जो फाइनल जजमेंट थी 8 मार्च 2023 को कहा कि जो सिग्नेटरी ऑफ चेक जो है वो ड्रॉर नहीं है 143A के तहत, और उसको डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि आप इंटरिम कॉम्पोजिशन 143A के तहत दें। अब जो जजमेंट जो आई और कोऑर्डिनेट बेंच क्रिमिनल एप्लीकेशन की, तो हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया 29 मार्च 2023 को, और एप्लीकेशन जो प्रेफर्ड की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 की, उनकी अलाउ कर दी और सेट असाइड कर दिया। इंटरिम ऑर्डर जो पास किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, उसको सेट असाइड कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि आप अपीलेंट को कुछ रिलीफ नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी। और जो दोनों ऑर्डर्स थे 29/3/2023 के, और जो ऑर्डर आया था 8 मार्च 2023 को, और प्रेजेंट अपील थी वो करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए फाइल की गई थी। अब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो फ्रेम किया था जो हाई कोर्ट द्वारा, कि क्या जो सिग्नेचरी ऑफ चेक है जो ऑथराइज्ड बाय द कंपनी है वो ड्रॉर है, क्या इस तरह के सिग्नेचरी को डायरेक्शन दी जा सकती है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 143A के तहत ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दी जा सकती है, लीविंग असाइड द कंपनी। तो हाई कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट थी 8 मार्च 2023 को आंसर दिया था इस क्वेश्चन पे कि नेगेटिव, और सेम ऑर्डर जो था 29/3/2023 को अपहोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी एनालिसिस की है। अब कोर्ट ने तो पहले था जो ऑब्जर्वेशंस किया दिए थे हाई कोर्ट ने, उसको डिस्कस किया है, और ये सब ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट की। उसमें ये बताया था ऑब्लिगेशंस क्या बनती है ड्रॉर ऑफ द चेक की। कोर्ट ने कहा था कि जो ड्रॉर जो चेक होता है वो जो चेक इशू करता हो,
सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी सेक्शन 7 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो सिग्नेटरी जो ड्रार वही होगा इंडिविजुअल का जो चेक इशू करेगा। और सेक्शन 138, 143 या 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो फॉल करते हैं चैप्टर 17 जो कि बताती है पेनल्टी फॉर द डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। अब कोर्ट ने कहा कि सेक्शन को पढ़ने के प्लेन रीड करने के बाद ये पाया गया कि जो ड्रॉर जो है उसके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए ताकि वो चेक को पे कर सके। और जो प्राइमरी लायबिलिटी है सेक्शन 138 की वो ड्रॉर के ऊपर है ताकि वो इंश्योर कर सके कि उसके पास एडिक्वेट फंड्स हैं अपने, ताकि जब वो चेक प्रेजेंट करता है। एडिशनली तो ऑफेंस जो था सेक्शन 138 का तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसके ऊपर डिमांड नोटिस ना दिया जाए ड्रॉर के ऊपर। मींस जिसने चेक साइन किया जब तक आप उसको नोटिस नहीं देंगे तब तक वो सेक्शन 138 कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो जिससे ड्रॉर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फसाइज किया जा सके। और ड्रॉर जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफेंडर है अगर चेक जो है रिटर्न हो जाता है, अनपेड हो जाता है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस बिफोर एंड आफ्टर द चेक इज डिसऑनर्ड। अब अगला सेक्शन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो था जनरल रूल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। अब यहाँ पर बताया कि इंडिविजुअल वही टिपिकली क्रिमिनल लायबल नहीं है जो दूसरे किसी ने ऑफेंस किया हो, सिर्फ अपने तक ही जिन्होंने ऑफेंस किया वहीं तक ही लायबल है। तो क्रिमिनल लायबल उनके लिए नहीं है जिन्होंने ऑफेंस दूसरे ने किया हो। अब यहाँ पर कहा कि ये जो प्रिंसिपल है वो कुछ एक्सेप्शंस के साथ भी है और कुछ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं लायबिलिटी को टू दी एडिशनल पार्टीज को। सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि यही एक तरह का प्रोविजन है जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी है डिसऑनर ऑफ द चेक जो दिया गया कंपनी द्वारा और इनके ऑफिसर्स द्वारा। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि लायबिलिटी अंडर सेक्शन 141 जो है वो अराइज होती है कंडक्ट, एक्ट और ओमिशंस ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। सिर्फ पोजीशन के आधार पर उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है। प्रोविजन एस्टेब्लिश करता है कि विशेष लायबल जो कंपनी जो विशेष लायबल है जो उनके ऑफिसर्स हैं कंपनी के, वो जैसे कोई सिग्नेटरी हुए चेक के, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए और जो अफेयर्स को देख रहे हों पैरालीगल फिक्शन में। और यहाँ बताया कि जो ड्रॉअर ऑफ द चेक जो है वो प्रिंसिपल लायबल होगा। और सेक्शन 141 जो है वो इंक्लूड करती है दूसरे अदर्स को भी जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं जो अगर वो किसी प्रकार से एसोसिएट है, और ताकि अकाउंटेबिलिटी है वो ड्रॉअर के भी जाए जा सके। अब यहाँ अगला पोर्शन डिस्कस किया है कि ऑथराइज सिग्नेटरी है जो उसको कंपनी के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता। जिसने चेक बनाया है उसको कंपनी के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। और हाई कोर्ट ने इस डिस्टिंक्शन को देखा और कहा कि लीगल एंटिटीज और इंडिविजुअल जो कि ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं जो कि फ्रेमवर्क ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो साइन कर सकते हैं चेक को एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी, लेकिन वो लीगल एंटिटीज नहीं बन जाते सिर्फ सिग्नेचर के आधार पे। और यहाँ पर एक क्लेरिफाई कर दिया था कि लीगल एंटिटीज जो हैं वो कॉर्पोरेशन होगी, कंपनी होगी जो कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ द लॉ है और जिनके पास कुछ इंडोर्ड विद राइट्स हैं, राइट्स, ड्यूटीज और कैपेसिटीज हैं, जहाँ वो सू भी कर सकते हैं और उनके ऊपर केस भी हो सकता है। टू सू एंड बी सू मीन्स केस भी कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर केस भी हो सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो हैं वो बेशक कंपनी के बिहाफ पे करते हो लेकिन वो इंडिविजुअल के से डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे अंडर दिस लॉ। और डिस्टिंक्शन यहाँ पर ये क्रूशियल ये है क्योंकि ये क्लैरिफाई करता है कि एक्शन एंड ऑब्लिगेशंस जो अंडरटेकन बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी हाई कोर्ट्स की थी, उसको यहाँ पर माननीय कोर्ट ने डिस्कस किया। अब इंटरप्रिटेशन थी सेक्शन 143A और लेजिस्लेटिव इंटेंट की। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अगर हम सेक्शन 143A को प्लेन लैंग्वेज पे पढ़ें और एक पर्पस कंस्ट्रक्शन करें, मीन्स पर्पसली इसकी इंटेंशन को एनालाइज करें, तो कोड के मुताबिक जो स्टैच्यूटरी लैंग्वेज जो है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए।
और जो कि अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हो, स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ, अगर उसके फर्दर इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेचुरल और ओरिजिनल मीनिंग जो वर्ड जो है वो प्रिवेल करता है, अनलेस कोई लीगल कॉन्टेक्स्ट है वो बताता हो कि एक डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, ताकि इस तरह के आउटकम्स को रोका जा सके। कोर्ट ने वहां पे फर्दर एल्यूसिडेट किया कि लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है वो गाइड करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की, और कहा कि जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं स्टैट्यूज के वो इंटरप्रिटेट होने चाहिए, और लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स और ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के साथ ही उसको इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए। तो ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के ऊपर कोर्ट ने डिस्कस किया है। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो अथॉराइज सिग्नेचरी थी तो उसको ड्रार के अंदर इंक्लूड किया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि लेजिस्लेटिव की जो चॉइस थी वर्ड्स की वो स्पेसिफिकली टारगेट करते थे ड्रॉर्स ऑफ द चेक को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, लेकिन उनकी जो लायबिलिटी है अथॉराइज सिग्नेटरीज के ऊपर नहीं बनती है। ऐसा हाई कोर्ट ने अपना डिस्कशन किया था। और यहाँ भी बताया कि जो ड्रॉर जो है वो स्पेसिफिक लीगल मीनिंग होती है उसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। तो कुछ जजमेंट्स के ऊपर मीन्स रिलाई भी किया गया, और अभी सिर्फ हाई कोर्ट का ये बयान है, हाई कोर्ट ने क्या अपने ऑब्जर्वेशन दी थी। और हाई कोर्ट ने ये पर भी स्ट्रेस किया था कि ड्रॉर जो है वो लीगल फ्रेमवर्क नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंदर आता है। उन्होंने आर्गुमेंट्स को डिसमिस कर दिया था, और ताकि इसको डिसमिस करते हैं आर्गुमेंट्स को कि वो अपनी डेफिनेशन को इंक्लूड करें ऑथराइज सिग्नेटरीज को। इस पॉइंट को उन्होंने डिस्खारिज कर दिया था, और कहा कि नीड होनी चाहिए कंसिस्टेंसी इन द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की। और कंपनी लॉ को भी इन्होंने अपना इन्वोक किया था प्रिंसिपल्स को अपने इंटरप्रिटेशंस को सपोर्ट करने के लिए, और रेफरेंस किया था कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, ऑथराइज सिग्नेटरी जो है कंपनी एक्ट के, जो कि प्रिवेंट करते हैं एक्सटेंड लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं अंडर सेक्शन 143A के तहत। मींस सेक्शन 143A के तहत कोर्ट ने कहा कि इंटरप्रिटेशन जब निकालते समय हाई कोर्ट ने माना कि इसकी जो लायबिलिटी है उसको ऑथराइज सिग्नेटरी तक नहीं ले लाई जा सकती है। तो हाई कोर्ट ने क्रिटिकल डिस्टिंक्शन की थी जो इंडिविजुअल जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं और लीगल एंटिटीज है। अब दोनों पार्टीज के उन्होंने यहाँ पर आर्गुमेंट सुने। अपीलेंट ने अपनी सबमिशंस दी, और उन्होंने बताया कि सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो सिग्नेटरी नहीं है चेक का। अगर बेशक वो सिग्नेटरी नहीं होते हैं चेक के, लेकिन फेयर ये ओनली फेयर की बात तभी होगी जब एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो लायबल हो सके इंटरिम कॉम्पोजिशन के लिए। और ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 143A का, ये अपीलेंट के सबमिशन से उन्होंने बताया था कि जो अनड्यू डिले है और प्रोवाइड रिलीफ टू द पेज और डिसऑनर चेक, जो ये तभी जस्ट एंड फेयर होगा जब अगर पेमेंट ऑफ इंटरिम कॉम्पोजिशन जो है वो डायरेक्टर द्वारा मींस पे की जाए। और ये भी आर्ग्यू किया कि कंपनी ने एडमिट किया था कि CIRP चल रही है, और अपनी ईगो को हटा करने के लिए सिर्फ डायरेक्टर्स जो हैं उनको डायरेक्शन दी कि वो पे करें इंटरिम कॉम्पोजिशन को। तो इसलिए उन्होंने अपने अपीलेंट ने अपनी कंटेंशन दी, और एक जजमेंट थी अनीता हाडा, उसको साइट किया। और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने अपनी सबमिशंस दी, और उसने बताया कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का, ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो एक ड्रॉर नहीं है चेक के। और इसलिए उन्होंने एक जजमेंट थी एन हरिहरा कृष्ण की जजमेंट पर रिलाई किया कि हर पर्सन जो चेक साइन करता हो कंपनी के बिहाफ पे और चेक लेता हो, तो वो एक ड्रॉर नहीं बन जाता है कंपनी का चेक का। तो इस तरह का सिग्नेटरी के पास सिर्फ ऑथराइज होते हैं कि वो साइन कर सकते हैं चेक को कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी या ड्रॉर के बिहाफ पे। तो इन सारी जजमेंट को उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ है। अब कंक्लूजन में ये बताया कि जो प्राइमरी लायबिलिटी थी ऑफेंस के अंदर सेक्शन 138 के तहत वो कंपनी के ऊपर आती है, कंपनी मैनेजमेंट जो है तभी सब्सिक्वेंटली और विसरस लायबल होंगे। ये कंपनी जो है वो कंसिडर की जाती है कि ड्रॉर ऑफ द चेक, और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अगर 143 का निकाला जाए तो वो ये सिर्फ ड्रॉर कंपनी है वो लायबल है, वो पे करे इंटरिम कॉम्पनसेशन को। और वो प्रोविजन जो है
इंटरिम कॉम्पोजिशन का कि एम्प्लॉइज या फिर मैनेजमेंट या सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये। और एनालिसिस करने के बाद ये निकला कि ड्रॉर जो है उसके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए अकाउंट में एट द टाइम जब वो चेक प्रेजेंट करता हो। अपीलेंट के आर्गुमेंट ये थे कि डायरेक्टर्स और अदर इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी लायबल हो अंडर 143A, लेकिन आप यहाँ कहा कि अंडर 143A मिस इंटरप्रेट करता है स्टैट्यूटरी लैंग्वेज और इंटेंट को। और यहाँ बताया कि लीगल एंटिटीज और इंडिविजुअल्स जो है ऑथराइज्ड सिग्नेचरीज के वो क्रूशियल हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है कॉर्पोरेट लॉ का इंश्योर करता है कि ऑथराइज्ड सिग्नेचरी वो बाइंड करते हैं कंपनी को अपने एक्शन से। और लेकिन वो लीगल जो स्टेटस जो है वो मर्ज नहीं हो सकते लीगल स्टेटस के कंपनी के साथ। और डिस्टिंक्शन सपोर्ट करती है कि हाई कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी कि जो ड्रॉर जो है अंडर सेक्शन 143A का वो स्पेसिफिकली रेफर करता है इशूअर ऑफ द चेक, नॉट सिर्फ अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के ऊपर वो रेफर नहीं किया जा करता है। ये ड्रॉर की जो है इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने निकाली थी। अब यहाँ पर 143 148 सारे इंटरप्रिटेशन निकाली है यहाँ पर भी माननीय कोर्ट ने। और लेकिन कहा कि जो इन्होंने अपीलेंट ने जो जजमेंट दी थी, अपीलेंट ने अनीता हाटा की, उसको मिसप्लेस है क्योंकि जो नेसेसिटी थी कंपनी की कि एज एन एक्यूज बनाया जाए और मेंटेन करना प्रोसिक्यूशन को 141 के लिए, ये सपोर्ट नहीं करता लायबिलिटी को कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लिए अंडर सेक्शन 143A के तहत। वो जो जजमेंट थी कहीं नहीं बताई, जो अपीलेंट ने जजमेंट बताई थी अनीता हाटा की, कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट कहीं नहीं बताती कि जो डायरेक्टर्स है जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं वो ड्रॉर्स के एम्बिएंट के अंदर आए, ड्रॉर्स के दायरे के अंदर आए फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 143A। अब जो अपीलेंट की जो इंटरप्रिटेशन थी वो कॉन्फ्लिक्ट्स करती है रोल ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज और ड्रॉर्स के, वो जो कि डिस्टिंक्ट है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। अपीलेंट ने रिलाई की थी सिंगल पैराग्राफ के ऊपर, वो पार्ट ऑफ रेशियो नहीं बनता है उस सब्सटेंशिएट करने के लिए आर्गुमेंट को। अब ये रिलाई किया गया कि कोर्ट के पास ही एक ऑब्जर्वेशन है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो है वो अगर ड्रॉर बनते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर एक्सटेंडिंग द पर्पस ऑफ द क्रिमिनल लायबल अंडर सेक्शन 141 के तहत। और रिस्पोंडेंट ने करेक्टली आर्ग्यू किया कि जो जजमेंट बताई थी एन हरिहरा कृष्ण की, और जजमेंट के साथ क्लेरिफाई करती है कि जो सिग्नेटरी जो है वो सिर्फ सिग्नेचर अथॉराइज्ड है कि वो साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन वो ड्रॉ नहीं बन जाता। रिस्पोंडेंट की जो इंटरप्रिटेशन थी वो अलाइन करती थी प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल स्टैट्यूट जो है वो इंटरप्रेटेड करने चाहिए स्ट्रिक्टली पर्टिकुलरली डिटरमाइन करते हैं और विशेष लायबिलिटी के तहत। तो अब जो जजमेंट थी के आहूजा की वो सपोर्ट करती है अप्रोच को। और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि जिसमें इंटरप्रेटेड किया था कि ड्रॉर जो है वो इशूअर ऑफ द चेक है, उसमें अथॉराइज्ड सिग्नेटरीज को एक्सक्लूड किया जाता है, तो कोर्ट ने कहा ये जजमेंट है वेल फाउंड है और इसलिए उन्होंने अपील्स थी अपीलेंट की, उसे खारिज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 24 जुलाई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।